लगभग 200 एग्ज़ाम पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद जो कि मैंने बोर्ड पर आपको मतलब लेक्चर लिया है, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और बड़ी ही अच्छी ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर और किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि 1707 टू 1850 है ना, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। रोमांटिक एज के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, माना जाता है, कहा जाता है और जो कि सच भी है कि किसी भी सक्सेस के लिए हमें ज़रूरी होता है कि उसके प्रीवियस ईयर हम ज़रूर मतलब क्या कर लें, देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज़ को और बने रहिए अंत तक मेरे साथ, देखिए इसे और कंटिन्यू ये मैं प्रोवाइड कराऊंगी और आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। और ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी मुझे सपोर्ट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स है ना इज़ अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ की ये जो द बॉर्डरर्स है ना, ये एकमात्र क्या है, एकमात्र प्ले है, ये एकमात्र नाटक है, पहली बात। और वो भी क्या है, वर्स में है, ले में लिखा है। अब वर्ड्सवर्थ तो क्या थे, पोइट थे। अब पोइट थे तो भैया पोइम के रूप में इसने लिख दिया। पर ये जो बॉर्डरर्स है ये क्या है, ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, तो ये ट्रेजेडी है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ये सेट हुई थी, ये लिखी गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किस समय की कहानी इसको दिखाती है इस ट्रेजेडी में। तो ये किंग हेनरी थर्ड की ये कहानी दिखाती है, किंग हेनरी थर्ड की कहानी, किंग हेनरी थर्ड की कहानी ये जो प्ले है बॉर्डरर्स ये दिखाता है। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी में। और यहाँ पर जो मेरा एम है, मेरा जो चैनल है उसका एम है, ये मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं उनको फोकस करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इसमें जो ग्रामर है उसके लिए बीपीएससी, ईएमआरएस, ठीक है, और इन सब के लिए वो जो कॉमन है आप देख सकते हैं उसके लिए। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले, देखो एकमात्र इनका प्ले है, इस बात को याद रखना। और जो कोई एक चीज़ ही जिसकी है तो भाई कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये अपने आप में, द बॉर्डरर्स। और बिटवीन 1795 इसको यहाँ लिख लीजिए। और देखिए 1770 में ये पैदा हुए हैं और 1795-97 का है, तो मतलब ये 25 और 27 साल के बीच में हैं जब इनकी स्टार्टिंग होती है लिखने की। तो इन्होंने प्ले ही लिख दिया और बर्ड्स प्ले लिख दिया और बोट ट्रेजेडी लिख दी और किंग हेनरी थर्ड के रेन का ये लिख दिया इन्होंने। जबकि व्हेन इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ कंट्री केम टू द कन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश रोवर्स, और जब इंग्लिश मैन जो है, इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ कंट्री, जो नॉर्थ कंट्रीज़ में है, कि आए कहाँ, इन टू कन्फ्लिक्ट, झगड़े के लिए, विद स्कॉटिश रोवर्स। तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है कि विच रिवर फिगर इन द टिंटर्न एवे, कौन से रिवर की बात की गई है। तो टिंटर्न एवे में जो रिवर है, रे नहीं है, ओस भी नहीं है, सेबर्न और ट्रेंट भी नहीं, रिवर बाय की ये बात की गई है टिंटर्न एवे में, है ना। तो बाय रिवर इन द टिंटर्न एवे इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आफ्टर द वॉकिंग टूर with his sister in his section of Wells borders। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे वे रिवर फिगर की गई है, बताई गई है इस पोइम टिंटन एवे में, इट वॉज रिटन, ये लिखी गई थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ उनके द्वारा, आफ्टर ए वॉकिंग टूर, है ना, एक उनका जो टूर था उसके बाद, विद हिज सिस्टर, उनकी बहन के साथ, इन द सेक्शन ऑफ द वेल्स बॉर्डर, और कहाँ पर, वेल्स बॉर्डर का जो सेक्शन है वहाँ पर। रेफरेंस ऑफ वे रिवर इज़ इन द टाइटल, और ये जो वे रिवर का जो रेफरेंस है ये कहीं पूरी पोएम में तो देखने को नहीं मिलता, और ये कहाँ देखने को मिलता है, इन क्या कहते हैं जो लाइन है पोएम की, लाइन्स में देखने के लिए मिलता है। अ पोएम माइल्स अबव टिंटन एवे, है ना। और जो लाइन्स, और ये है टाइटल क्या, कि लाइन्स रिटन आ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ बाय ड्यूरिंग a tour July 13, 1798।
तो ये इनका एक टूर हुआ है 1798 में, जबकि ये इससे 5 साल पहले भी, अब 98 है, इससे 5 साल पहले भी ये यहाँ पर मतलब आके होकर आ चुके हैं। तो ये इस पोइम में 5 साल पहले इनको क्या एक्सपीरियंस हुआ उसकी ये यहाँ पर बात करते हैं। तो 8 - 5 तो क्या हो जाएगा 1793, है ना। तो 1793 में भी इन्होंने ये जो वे रिवर है इसको, ये जो टूर है इसको इन्होंने किया है। पर जब इनको पोइम लिखने का आइडिया कब आया, जब फिर दोबारा इनका टूर हुआ है। नेक्स्ट है कि विच पोइम और वर्ड्सवर्थ डू डीज लाइन अपीयर्स, इन लाइन अपीयर्स होती है कौन सी पोइम में होती है कि विजडम इज़ ऑफ टाइम्स नियरर, कि जो बुद्धिमत्ता है अक्सर ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर। तो वो यहाँ कहना चाहते हैं कि विजडम इज़ ऑफ टाइम नियरर, और जब विजडम है वो उस ऑफ टाइम नियरर पास में होती है व्हेन वी स्टूप, और स्टूप का मतलब होता है बंदगी करना, है ना, झुकना, बेंड होना, और मोरल वैल्यूज़ के लिए, है ना, मोरल वैल्यूज़ के लिए क्या होना, बेंड हो जाना, झुक जाना। देन वी सोर, और सोर का मतलब है उड़ान भरना, है ना। और तो एक तरफ है उड़ान भरना, ऊंचे देखते हैं तभी भैया तभी उड़ान भरी जाएगी, और स्टूप मतलब झुकना, तो नीचे देखना। तो कहने का मतलब ये है कि विजडम जो है, जो बुद्धिमत्ता है, जो ज्ञान है, वो स्टूप करने से जो है वो आता है। और ये वाली बात इन्होंने किस में कही थी, एक्सकर्सन में कही थी। और यहाँ देखिए एक्सकर्सन के बारे में लिखा है क्या कि एक्सकर्सन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लूज अ पोएम इज़ अ लॉन्ग पोएम। तो ये जो एक्सकर्सन थी ये पोर्शन था रेक्लूज का, रेक्लूज भी इनका वर्क है ना। तो इसीलिए ये एक लॉन्ग पोएम थी। फर्स्ट पब्लिश 1814, और 1814 में ये पहली बार पब्लिश होती है। इट वॉज इंटेंडेड टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ रेक्लूज, और इनका इंटेंशन था विलियम वर्ड्सवर्थ का कि इसको सेकेंड पार्ट बनाए, किसका, रेक्लूज का। An unfinished longer work that was also meant to include prelude, और एक और अनफिनिश्ड जो वर्क है ये रह गया, रेक्लूज जो है अनफिनिश्ड रह गया, और जो एक और उनका मेंशन वर्क है वो प्रिल्यूड, उसको भी तो रेक्लूज में एक्सकर्सन और प्रिल्यूड दोनों को ही ये शामिल करना चाहते थे। और इस वर्क की जो फेमस लाइन है विजडम इज़ ऑफ स्प्रिंग, Wisdom is of time nearer when we stoop than when we soar appears in the poem। तो ये इस पोइम में ही हमें देखने को मिलता है। लिखा है कि वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड कंटेन्स, तो इनके जो इमॉर्टलिटी ओड हैं उसमें कितनी स्टेंजा हैं। तो ये जो इमॉर्टलिटी ओड है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसमें 11 स्टेंजा है, और उस 11 स्टेंजा में 4 और 7 का है। पहला जो स्टेंजा है उसमें 7 हैं, कंटेन 7 स्टेंजा, और फिर इसमें दूसरे में 4 स्टेंजा हैं। चलो देखते हैं ये क्या लिखा है कि ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ पोएम compiled in 1804 and published in poems in 2 volumes 1807, और the poem is regular पिंडारी कोड, और ये क्या है, एक रेगुलर पिंडारी कोड है जिसमें 11 स्टेंजा है ना, 11 स्टेंजा इसमें है। तो ये बड़ी ही अच्छी ये पोइम है इमॉर्टलिटी ओड, और ये पहले 7 स्टेंजा ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और जबकि ये लास्ट के जो 4 स्टेंजा हैं ये आंसर देने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ फॉर्म ऑफ। अब ये क्या है, अब यहाँ पे पहले बता दिया पिंडारी कोड है ना। तो ये सॉरी इरेगुलर ओड भी नहीं है, हॉरेसियन भी नहीं है, सेफ्रिक भी नहीं है, ये तो भाई अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं ये कैसा ओड है। पिंडारिक भी नहीं है, पिंडारिक है पर रेगुलर नहीं है ना, तो ये पिंडारिक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कि व्हेन द पोइम
ode on intimations of immortality from recollection of early childhood. Pindari Ode, 11 stanza, combines aspect of Coleridge conversational poem, है ना। तो कॉलरिज की जो कन्वर्सेशनल पोएम है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसमें देखने को मिलता है ऑफ द बाइबल का, और वर्क ऑफ सेंट अगस्टाइन देखने को मिलता है, एन एस्पेक्ट ऑफ द एलेजाइक एंड एपोक्लिप्टिक। और ये क्या है, एस्पेक्ट है इसमें, तो इसमें कुछ पहलू पे बात की गई है, एस्पेक्ट ऑफ, और कैसे एलेजाइक एलिजी होती है दुख भरे, और एपोक्लेप्टिक का मतलब है, एपोक्लेप्टिक जो होता है डिस्क्राइबिंग, ये क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को बताते हैं कि किस तरह से पूरे दुनिया का सर्वनाश किस तरह से होगा, एपोक्लेप्टिक, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, सर्वनाशक, एपोक्लेप्टिक, तो इसकी बात ये करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म की यहाँ पे बात की गई है, तो क्या ये बायोग्राफियल लिटरेरिया है, या डिफेंस पोइट्री है, लिरिकल बल्लड है, या फिर स्पिरिट ऑफ द एज है। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे रीड किया तो लिख दिया कि बायोग्राफी एस.टी. कॉलरिज की है, डिफेंस पोइट्री पी.वी. शैले की है, और स्पिरिट ऑफ द एज ये विलियम हेजलिट की है। जबकि मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करें तो ये लिरिकल बल्लड है। ये कौन है, ये क्या है, ये लिरिकल बल्लड हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको लिखा है। और लिरिकल बल्लड is called Magna Carta of Romanticism, और lyrical ballad with a few other poems is a collection of poems by William Wordsworth and S.T. Coleridge, और पहली बार पब्लिश्ड हो जाते हैं 1798 में। और फिर ये रोमांटिक एरा की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, तो उनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफिकल जो पोइम है वो कौन सी है, तो पोइम वो टिंटर नेवी भी नहीं है, प्रिल्यूड भी नहीं है, और टू ड्यूटी भी नहीं है, ओड इंटीमेशन इमॉर्टलिटी, है ना। जो इंटीमेशन इमॉर्टलिटी है ये इनके ओड हैं जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल हैं, इनके चाइल्डहुड की यहाँ पे बात करते हैं। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटेड to his childhood. Poem was completed in 1804 and published poem in 2 volume, और 2 वॉल्यूम में ये पब्लिश होती है कब, 1807 में। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन द थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन, कौन सा वर्क है थ्योरी माना जाता है पोइटिक डिक्शन, है ना। तो ये क्या है, प्रिल्यूड बुक 5 या बुक 4 प्रिल्यूड की, या फिर ओड ऑन द इंटीमेशन इमॉर्टलिटी, या प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड है। जो प्रीफेस इन्होंने दिए हैं लिरिकल बल्लड में, जो प्रीफेस इन्होंने लगाए हैं, तो वो क्या है, वो है थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बताते हैं कि भाई यहीं पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, ये वाली बात इन्होंने यहीं पर कही है। पोइट्री की डेफिनेशन इन्होंने यहीं पर इसमें दी है। व्हाट इज़ पोइट्री, इस बात को इन्होंने कहा है कि ये भाई कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लोगों की है, इस बात को इन्होंने प्रीफेस में ही कहा है, तो इसीलिए थ्योरी है ये पोइटिक डिक्शन, है ना। लिखा है कि प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड 1798 वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी फॉर पोइटिक डिक्शन। और ये जो इनका प्रीफेस है लिरिकल बल्लड का 1798 में ये जो आता है, रोमांटिक एरा की शुरुआत है, ये वर्क बाय वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है, और इसको जाना जाता है पोइटिक डिक्शन के नाम से। और पोइटिक डिक्शन ये जो टर्म है यूज़ किया गया था ये रेफ़र करने के लिए टू लिंग्विस्टिक स्टाइल, भाई लैंग्वेज की स्टाइल, वोकेबुलरी, मेटाफर्स यूज्ड इन राइटिंग ऑफ पोइट्री, कि किस प्रकार के किए जाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स हाँ लिखी है, सॉलिटरी रीपर लिखी है, टिंटर नेवे लिखे है, लवर्स फिलोसफी नहीं लिखी है। तो लवर फिलोसफी पोइम वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड इट वॉज रिटन पी.वी. शैले ने इसको लिखा है, और पब्लिश इन 1819 बाय ली हंट, है ना।
ली हंट के द्वारा ये पब्लिश होती है। पीवी शैले ने इसको लिखा है और 1819। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बल्लड्स इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ इन्होंने पब्लिश करवाए है ना अपने वर्ड्स को, लिरिकल बल्लड्स को। तो ये बड़ा इजी ही क्वेश्चन है। और वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, लिरिकल बल्लड ना पढ़ें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब लिरिकल बल्लड पढ़ें तो एस टी कॉलरिज का नाम ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लिरिकल बल्लड की शुरुआत जो है लिखने में, शुरू में कॉलरिज की पोइम है 4 और बाकी जो पोइम हैं इनकी पोइम है। लिखा है कि लिरिकल बल्लड कलेक्शन है ऑफ पोइम्स का, फर्स्ट पब्लिश 1798 सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द appearance of which is often designated by scholars as a single of beginning of romantic era। तो which appears, जो appear होता है, of which is often designated, तो जैसे कि कोई पद होता है ना, डेजिग्नेट किया जाता है, तो ये अक्सर डेजिग्नेटेड पद ग्रहण करती है स्कॉलर्स के द्वारा। और किस सिग्नल के रूप में, कि रोमेंटिसिज्म के सिग्नल बिगिनिंग के रूप में। पैंथीज्म इज़ बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट। हाँ, पैंथीज्म भाई सारे ईश्वर को मानने वाला पैंथीज्म। वो थीस्ट होता है, एथीस्ट होता है, ये पैंथीस्ट है। पर थीस्ट ना हो के थीज्म है ना, तो वो वाद हो जाएगा, सर्व ईश्वरवाद की। वर्ड्सवर्थ है या स्कॉट है या क्या कहते हैं ब्राउनिंग है या हेजलिट है, तो सॉरी जॉर्ज हर्बर्ट है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो पैंथीज्म refer to the belief that God exists in all natural things is best associated with William Wordsworth, who is called worshipper of nature, जो कि नेचर के वर्शिपर माने जाते हैं। कि लिखा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है, इन चारों में से एक जो है रोमांटिक इमेजिनेशन की थीम नहीं है। एम्बॉयडेड इन टिंटन एवे, जो कि एम्बॉयड की गई है टिंटन एवे में, मतलब की बात बताती है। और क्या है, द सेंट्रिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इमेजिनेटिव प्रोसेस। अच्छा, एक नहीं है, होनी चाहिए, है ना। तो सेंट्रलिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी, तो जो केंद्रिता है किसी की विषय वस्तु की इन इमेजिनेटिव प्रोसेस। Alchemy of the mind is bound by the transformation of worldly perceptions into new poetic form, or the sense of participating in the divine through creativity, or the search for meaning in life through exploring the mystery of our being, या nature is प्राइमरीली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। तो इसका जो आंसर है ये बी है। और लिखा है कि लाइन्स रिटन अ माइल्स above Tinton Abbey is a poem by William Wordsworth. The title lines written a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Bay during a tour July 13, 1798, often abbreviated Tinton Abbey, छोटे नाम Tinton Abbey से जानी जाती है। Although the building does not appear, जबकि वो जो बिल्डिंग है वो appear नहीं होती with in the poem, उस poem में the alchemy of mind, जो सॉरी ये मैं दिखा नहीं रही हूँ, हाँ अब देखिए, एक वर्ड आता है अल्केमिस्ट, है ना। और एक हिंदी में नाम आपने सुना होगा पारस पत्थर। तो पारस पत्थर एक ऐसी धातु मानी जाती है जो लोहे को टच करे तो वो सोना बन जाता है, पारस पत्थर। तो ऐसा करने वाले अल्केमिस्ट होते हैं। पर यहाँ पे अल्केमी है तो ये क्या है, एक रस विद्या है, एक रसायन विज्ञान से है ये। तो अल्केमी ऑफ माइंड, तो माइंड की जो रस विद्या है इंद्रियों की, है ना, ज्ञान इंद्रियों की, इस बाउंड बंधी हुई है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शन, की जो इस मतलब परे
किससे परे जो परसेप्शन है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ परसेप्ट कर सकती हैं, आँखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, जीभ टेस्ट कर सकती है, नाक सूंघ सकती है, त्वचा एहसास कर सकती है, ये जो हमारे परसेप्शंस हैं इनसे परे इनटू पोएटिक फॉर्म इज़ नॉट द थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन। परसेप्शन इनटू न्यू पोएटिक फॉर्म, तो ये इज़ नॉट द थीम, ये नहीं है, ये थीम नहीं है इस रोमांटिक इमेजिनेशन की, ठीक है। ये रोमांटिक इमेजिनेशन की ये थीम नहीं है ना। जबकि कीट्स तो इस दुनिया से परे ही सोचने की बात करते हैं, कीट्स ने ये थ्योरी दी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं इसको यहीं पर पॉज करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।